विजुअल्स आपने देखे, ये विजुअल्स दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, जहां वक्फ बोर्ड को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रदर्शन बुलाई थी और उसमें वक्फ बोर्ड को लेकर होने वाले संशोधनों को लेकर जो संभावित कानून का रूप लेने वाला है उसको लेकर के ये प्रदर्शन था। दर्शकों, एक शब्द है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण मतलब जानबूझ करके जब किसी वर्ग के अच्छे सही गलत में हमेशा जब कोई पॉलिटिकल पार्टी या लोग साथ होते हैं, उनकी गलतियों पर बात ना करके हर बार उनकी साइड खड़े होते हैं, उनकी गलतियों पर भी, इसी को तुष्टीकरण कहते हैं। लगातार आजादी के बाद से इस देश में एक पॉलिटिकल तबका रहा जो लगातार मुसलमानों का तुष्टीकरण करता रहा, उनकी हर गलत में हाँ बुलाता रहा। और जब भी उनकी गलतियों पर बात करने की कोशिश की गई, एक पॉलिटिकल तबका खड़ा हो गया जिसने कहा कि नहीं, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड को लेकर जहां तक सवाल है, वक्फ बोर्ड का काम करने का तरीका, वक्फ बोर्ड क्या करता है, ये सब कुछ संवैधानिक तौर पर मंजूरी इसको जरूर मिली हुई है, लेकिन इसके काम करने का तरीका, ये जो कुछ कर रहा है वो प्रथम दृष्टया आपको एक लैंड ग्रैबिंग मशीनरी जैसा लगता है। लैंड बोर्ड के पास जो वक्फ बोर्ड है, उस बोर्ड के पास सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। इस प्रोटेस्ट में पहुंचे कुछ नेताओं को जब आप सुनेंगे तो आप समझेंगे कि इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की कौन सी रेखा बार बार लांघी गई और क्यों इस देश में मुसलमान आज तक अपने हक और हुकूक के लिए लड़ रहा है। क्योंकि इस देश में मुसलमानों को नेता लगातार गलत मुद्दों पर उलझाते रहे और उनको घरों से निकालकर सड़कों तक लाते रहे, जबकि असल मुद्दे होने ये चाहिए थे, शिक्षा होना चाहिए था, रोजगार होना चाहिए था, इनसे इतर बाकी सभी मुद्दों पर ये नेता मुसलमानों के साथ खड़े दिखे। और हमेशा से साथ खड़े रहने के बावजूद भी ये नेता आज तक ये नहीं बता पाते हैं कि आखिर मुस्लिम वर्ग आज भी पिछड़ा हुआ क्यों है। हम कुछ नेताओं की आपको बाइट सुनवाते हैं। आप पहले सुनिए धर्मेंद्र यादव, जो समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव के भाई हैं, वो वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन उसको लड़ते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो। धर्मेंद्र यादव सीधे कुर्बानी की बात कर रहे हैं। ये इशारा किस तरफ है, ये मैसेज किस तरह का है, ये आप भी बेहतर समझते होंगे। हम उन शब्दों में नहीं जाना चाहते। आपको हमने वो बयान सुनवाया है, आप ये सोच समझकर हमें बताइएगा कि जब नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सार्वजनिक मंचों से करते हैं तो क्या ये देश के लिए ठीक है। वो देश को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, ये आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी तमाम रहनुमा वहां पहुंचे हुए थे। उनकी तरफ से भी धमकी भरे लहजे में जो कुछ कहा गया है वो इशारा करता है कि आखिर वक्फ बोर्ड की कहानी किस तरफ कुछ लोग लेकर जाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 हटाने की जब बात की गई थी अमित शाह द्वारा, तो महबूबा मुफ्ती ने ये कहा था कि यहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएगी। तो इसी तरह ये भी जो यहाँ पे प्रदर्शन करा जा रहा है, तो जगदम्बा पाल साहब को आप ये खबर दे दीजिए कि वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका और उन पार्टियों का जिन्होंने इस बिल को पास कराया है, उसको हम दिखाएंगे। अब कदम जितना भी डेमोक्रेसी में जो हमें इजाज़त है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वो सब करेंगे और पहचानवाएंगे कि ये इसमें से बेईमान कौन लोग हैं और इसमें मतलब परस्त कौन लोग हैं। अब आइए तीसरे बयान पर, जो देश के कथित मुस्लिम लीडर जो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार मानते हैं, ओवैसी साहब, उनके बयान को सुनिए और फिर समझिए कि ये पूरी कहानी, जैसा मैंने आपसे कहा कि जिस तरह के नेता बयान दे रहे हैं और जिस तरह की तैयारी का जिक्र किया जा रहा है बार बार, आखिर क्या कुछ करने का अंदेशा है या क्या कुछ करने की मंशा है
और जिन शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, क्या सरकार को डराने की कोशिश हो रही है? भैया आप बताइए कि कल कोई भी जाकर किसी एक मिनट कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई जाके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्त नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज है जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट मिलती हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप है ना, वो सरकार कहती हमारी प्रॉपर्टी। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी वोट्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्त को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। हम आपको अपने वीडियो के आखिर में उस बाइट के साथ छोड़े जाते हैं जिसमें आपको याद होगा कभी मनमोहन सिंह साहब ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक देश के मुसलमानों का है, देश के अल्पसंख्यकों का है। तो लोगों ने फिर मनमोहन सिंह जी से उसी दौरान पूछा था और आज तक लोगों के सवाल होते हैं, फिर मनमोहन सिंह साहब इस बात का जवाब क्यों नहीं देते कि पाकिस्तान क्यों बना, बांग्लादेश क्यों बना, भारत के टुकड़े फिर हुए क्यों? आखिर अल्पसंख्यकों का ही अधिकार जब भारत के सभी संसाधनों पर पहला है तो ये वो सब क्यों हुआ जो इस देश ने 1947 में झेला। आज कुछ वैसा ही बयान मदनी साहब ने भी दिया है। मदनी साहब ने ये कहा कि ये देश अल्पसंख्यकों का पहले है। ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है और हमें नहीं जमा होना है बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं। और जो बात इन्होंने कही कि बस एनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूंगा, मैं तो अंदर का आदमी, मेहमान नहीं हूं। बहुत सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। ये आगे का अज़्म है हमारा। थोड़ी तकलीफे रसन, कली माजिद मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफे दार। रसन कहते हैं जेल को। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफे दार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। पिछले 10-15 सालों से देश में जब भी केंद्र की सरकार कुछ नई नीति लेकर आती है, इस देश में एक वर्ग है जो बार बार इसको खास तबके से जोड़कर रख देता है। जबकि सच यह है कि अगर सरकारें नीतियों में जो कमी है उसको ठीक नहीं करेंगी तो फिर करेगा कौन? वक्फ बोर्ड के अंदर वक्फ बोर्ड को जो असीमित शक्तियां दी गई हैं उसका बेजा इस्तेमाल वक्फ बोर्ड बार बार करता है और उस पर नकेल कसने की जरूरत है। ये समय की मांग है। लेकिन जानबूझ करके इस देश में कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को भड़काकर इस देश में कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या सरकार सीएए एनआरसी की तरह फिर से पीछे हट जाएगी या फिर इस बार कुछ नया रास्ता तैयार होगा? ये आने वाले समय में हमारे आपके सामने होगा। आपने तमाम नेताओं की बात सुनी, उनकी भाषा, उनके शब्दों का चयन देखा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस तरह के शब्दों का चयन और ये जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ये आखिर इसके पीछे असल कारण क्या है?